हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेटेड। बेटा आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बेटा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे जागृत हुई, क्योंकि नेशनलिज्म कैसे फैला यूरोप के अंदर। बेटा वो फैला है फ्रांस के बाद, क्योंकि जैसे फ्रांस में लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके बाद लोगों ने देखा कि फ्रांस आज़ाद हो रहा है, तो ऐसे ही वो उसकी भावना क्या हो गई, पूरे यूरोप में फैल गई। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इस चैप्टर की स्टार्ट होती है कहानी एक पेंटिंग से। तो बेटा एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है फ्रेडरिक फ्रेडरिक सोरियो। बेटा फ्रेडरिक जो सोरियो हैं, वो एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे। उन्होंने एक अपने इमेजिनरी आइडिया से एक चार पेंटिंग बनाई। बेटा उन चार पेंटिंग का नाम था द पैक्ट बिटवीन नेशन। ठीक है। अब बेटा ये पैक्ट बिटवीन नेशन चार पेंटिंग थे, उन चार पेंटिंग में से एक पेंटिंग ये है। उन्होंने क्या दिखाया कि दे कैसे मतलब यूरोप आज़ाद होता है। ठीक है, उसमें पेंटिंग में दिखाया कि कैसे यूरोप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनता है। ठीक, वो क्या करते हैं, फ्रेडरिक सोरियर ड्रीम दिखा अपने एक पूरे वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक के रूप में दिखाते हैं कि कैसे यूरोप एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और सोशल रिपब्लिक बना। तो 1848 में इन्होंने एक इमेजरी पेंटिंग बनाई, द पैक्ट बिटवीन नेशन। अब बेटा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। अब देखिए इस पेंटिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो यूरोप के कंट्री के लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अलग अलग देशों के यहाँ पर अलग अलग फ्लैग आपको नज़र आ रहे होंगे सब कंट्री, इस पिक्चर के अंदर जो फ्रेडरिक सोरियो बता रहे हैं। देखिए अलग अलग झंडे नज़र आ रहे हैं। तो अलग अलग कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब इसका मीनिंग ये पेंटिंग ये शो कर रही है कैसे जो यूरोप के कंट्री हैं, वो मोनार्की मतलब राजा तंत्र को छोड़ रहे हैं, मतलब मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करते जा रहे हैं अपने देश से, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना रहे हैं। और बेटा जो उनके गॉड हैं, वो इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बेटा ये जो आपको यहाँ पे कल्चर दिखाई दे रहा है, ये मोनार्की का कचरा है। मोनार्की में जिसमें राजा के सिंहासन पड़े हुए हैं, थॉर्न्स हैं, कपड़े हैं उनके, उनके मुकुट हैं, ये सब बेटा क्या है, कचरे रूप में पड़े हुए हैं। ठीक है। और किसकी तरफ आगे बढ़ रहे बेटा, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब आज़ादी की तरफ। और ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बेटा, इसके हाथ में एक क्या है बेटा, टॉर्च है। और इसके हाथ में दूसरे हाथ में बेटा एक क्या बेटा, मैन राइट्स चार्टर है, मतलब मानव का अधिकारों का एक चार्ट। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको पिक्चर के अंदर। ये पिक्चर आपको ये शो कर रही है कि ये कैसे जो राजा तंत्र था देश के अंदर, वो लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। देखिए अब क्या सिस्टम था इसमें, फ्रेंच के बारे में पढ़ें। तो 1789 में क्या होता है बेटा, फ्रेंच के अंदर रिवॉल्यूशन होता है। मतलब रिवॉल्यूशन क्या होता है, लोग क्या करते हैं फ्रांस के अंदर, जो फ्रांस के लोग थे, वो मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करके कॉमन सिटीजनशिप ले आते हैं। ठीक है, मतलब मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर देता है अपने देश के अंदर से। और लोग क्या करते हैं अपने देश के अंदर, जब मोनार्की सिस्टम ख़त्म कर देते हैं, एक आइडिया लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी आइडिया से एक फादरलैंड एंड सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कमिटी, कि हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें हम अपनी मतलब देश को ज़्यादा क्या करेंगे, प्यार करेंगे। और क्या कर लेते हैं बेटा फ्रांस के लोग, वो एक नया झंडा लेकर आते हैं, झंडा इंट्रोड्यूस करते हैं जो 3 कलर का होता है। ठीक है, फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस करते हैं। पहले कोई फ्रेंच फ्लैग नहीं था, और वो जो कि कितने कलर का था, 3 कलर का। ठीक है, जो पहले को हटा के जो मोनार्की सिस्टम था उसे ख़त्म करके क्या लाते हैं, झंडे लाते हैं, ताकि अपने देश की भावना पैदा कर सकें। और क्या करते हैं बेटा फ्रांस के अंदर जो फ्रेंच के लोग हैं, फ्रांस के लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा को फ्रेंच लैंग्वेज डिक्लेयर एज नेशनल लैंग्वेज, मतलब फ्रांस की भाषा को एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था, अपना फ्रांस के लोग क्या करते हैं, एक नेशनल एंथम कंपोज करते हैं, गाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, जो स्टेट वहाँ पे क्या करते हैं फ्रांस के लोग, एक स्टेट जनरल बनाते हैं। ठीक है, जो इलेक्टेड होते हैं एक्टिव सिटीजन। और उसको जो
क्या थी बेटा, स्टेट जनरल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या कर देते हैं, वो नेशनल असेंबली कर देते हैं। पहले स्टेट जनरल थी, जिसका नाम बदल के क्या कर देते हैं फ्रांस के लोग, नेशनल असेंबली। ठीक है। और बेटा इसके बाद क्या होता है, जो बहुत तरह की कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती थी फ्रांस के अंदर, ठीक है, उसको ख़त्म कर दी जाती है, वो सारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो ये हमें दिखाई देते हैं चेंज 1789 में, फ्रांस रिवोल्यूशन में। ठीक है। अब देखिए, अब जो फ्रांस के लोग थे, क्योंकि मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया था, ठीक, फ्रांस में कोई मोनार्की सिस्टम नहीं था, डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया था। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद फ्रांस के अंदर एक पर्सन की एंट्री होती है, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। बेटा ये कब आता है फ्रांस के अंदर, 1799 में। अब जब ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के अंदर आता है, तो ये कुछ बदलाव करता है। ठीक है। ठीक है, क्या करता है बेटा, ये कुछ बदलाव 1804 में ये क्या बन जाता है, फ्रांस का एम्परर घोषित कर लेता है अपने आप को, कि मतलब मैं राजा बनूंगा यहाँ का। ठीक है, वो फ्रांस का एम्परर बन जाता है, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। अब बेटा जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बन जाता है, तो ये कोड लेकर आता है, जिस कोड, कोड 1804, इस कोड को क्या बोलते हैं, सिविल सिविल कोड। ठीक है, जिसका दूसरा नाम नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। बेटा जब ये फ्रांस के अंदर आता है तो बहुत सारे बदलाव लाता है। जैसे पहला बदलाव क्या लाता है बेटा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब बेटा क्या था, फ्रांस में जब मोनार्की सिस्टम था पहले, डेमोक्रेटिक से पहले, तो फ्रांस में क्या था, सबको बराबर हिस्सा नहीं था। मतलब तीन स्टेट में बना हुआ था फ्रांस, जैसे नोबिलिटी, क्लर्जी क्लर्जी नोबिलिटी, और थर्ड पर्सन, ठीक है, अदर पर्सन। मतलब ऐसा था कि सबको कानून में बराबर हिस्सा नहीं था। अब क्या आता है, जब नेपोलियन आता है तो वो सारे सिस्टम खत्म कर देता है, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे। मतलब बर्थ के बेसिस पर प्लेविस ज़्यादा नहीं मिलने के, ना ऊंचे ना नीचे देखाएगा। दूसरा क्या था, नेपोलियन जब फ्रांस का अंदर आता है बेटा, तो ये क्या करता है, राइट टू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करता है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब क्या था, पहले क्या होता था फ्रांस के अंदर, जो लोग थे जिनके पास पैसा भी था, वो प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे फ्रांस में। अब ये क्या कहता है कि वो कोई भी पर्सन जिसके पास पैसा है, वो फ्रांस के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा कानून लेकर आया। तीसरा क्या करा इसने बेटा, इसने फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को इसने क्या करा, खत्म कर दिया। फ्यूडल क्या होता है बेटा, फ्यूडल वो से बोलते हैं लैंडलॉर्ड को। बेटा लैंडलॉर्ड कौन होते हैं, जमींदार। तो लैंडलॉर्ड को उसने क्या करा बेटा, से खत्म कर दिया। ठीक है। अब लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या होता था, पहले के किसान से, जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार, वो महज से काम करवाते थे उनसे, और बदले में कोई कुछ भी पैसा नहीं देते थे, जिससे किसान बहुत गरीब हो गए और परेशान होते थे लैंडलॉर्ड से। अब उसने वो सिस्टम खत्म कर दिया। दूसरा क्या करा फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने, बेटा एक ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव करा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहाँ पे व्हीकल से आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाया। कम्युनिकेशन तो आप जानते हो बेटा, ठीक है, जैसे आजकल हम जो भी आज हम मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, वर्क इम्प्रूव्ड। दूसरा बेटा, फ्रांस में अलग अलग तरह के वेट होते थे, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, मतलब नापने का एक वेट को मेजर कर दिया कि ये स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा, एक कॉमन करेंसी लेकर आया फ्रांस के अंदर, क्योंकि फ्रांस में और जो भी वहाँ पे क्या होता था बेटा, डिफरेंट टाइप की करेंसी यूज होती थी, तो उन सबको खत्म करके कुछ कॉमन करेंसी यूज करी। दूसरा क्या करा बेटा इसने, करेंसी कॉमन करने के बाद इसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन खत्म करा। बेटा गिल्ड क्या होता है, गिल्ड कब नहीं होता है, जब कोई एक पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो क्या होता था फ्रांस में, एक ड्यूटी लगाता था, टैक्स लगाता था, तो वो खत्म कर दिया इसने। ठीक है, तो जब नेपोलियन फ्रांस में आया, तो उसने बहुत सारे बदलाव करे। कितने बदलाव करे बेटा, 6। आगे देखते हैं बेटा क्या हुआ इसमें। लेकिन बेटा जब हमने देखा, जब फ्रांस में नेपोलियन आया, तो लोगों को शुरुआत में नेपोलियन तो बहुत अच्छा लगा, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों को ये पसंद नहीं आता, कुछ वजह से। लोग क्या कहते हैं कि हमें लिबर्टी चाहिए। आगे देखते हैं, लोग फ्रांस में बेटा नेपोलियन को पसंद क्यों नहीं करते थे, क्योंकि नेपोलियन का सोच ये थी
कि नेपोलियन चाहता था कि पूरे यूरोप को वो क्या करे, कॉन्कर करे। क्या करे बेटा, कॉन्कर, मतलब पूरे यूरोप पे इसका राज, मतलब पूरा यूरोप पे वो कब्जा करे, पूरे यूरोप पे वो कंट्रोल करे। तो वो क्या सोचता था नेपोलियन, नेपोलियन ने इस कॉन्कर करने की वजह से लोग लोग क्या करते थे बेटा, नेपोलियन गॉड को पसंद नहीं करते थे। अब क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, क्यों पसंद नहीं करते थे? नेपोलियन ने, जब वो नेपोलियन फ्रांस में आया तो उसने पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी, मतलब लोगों को आज़ादी नहीं दी पॉलिटिकल रूप में। दूसरा, नेपोलियन ने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, टैक्स इंक्रीज कर दिए जिसकी वजह से चीज़ों की महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। और तीसरा क्या करा, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या होती है बेटा, कि लोग अपनी आज़ादी के हिसाब से कोई भी चीज़ छाप नहीं सकते थे, न्यूज़पेपर में जैसे होती थी हम कुछ भी छपवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं था। तीसरा क्या था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, क्योंकि नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाह रहा था, जिस वजह से वो लोगों की भर्ती कर रहा था अपनी सेना में, ताकि वो यूरोप को जीत सकें। इस वजह से लोग नेपोलियन को क्या करते थे, नापसंद करने लगे। आगे देखते हैं बेटा हम, बेटा आगे देखते हैं हम इसमें, द मेकिंग ऑफ नेशन इन यूरोप। अब हम ये देखते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे हुआ। मिड 18th सेंचुरी की बात करें कि यूरोप का, अगर हम देखें तो यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। बेटा नेशन स्टेट क्या होता है, जहाँ एक कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, नेशन स्टेट का मीनिंग होता है जहाँ बेटा एक कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है, एक कॉमन कल्चर होता है, एक कॉमन हिस्ट्री होती है, एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। ये चारों चीज़ें जब होती है तो हम क्या बोलते हैं, नेशन नेशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन हम देखते हैं मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, लोग अलग अलग कपड़े पहनते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे, कोई भी यूनिटी नहीं थी, ठीक है, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ था, ठीक। आगे देखते हैं बेटा इसमें कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे हुआ। हमने देखा तो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं बेटा, पहले हम ये जानते हैं एरिस्टोक्रेसी और एक मिडिल क्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा एरिस्टोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो एक कॉमन क्या होती है इनकी, एक कॉमन कल्चर होता है, एक कॉमन आइडेंटिटी होती है। एरिस्टोक्रेट एक वो लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, ठीक है, समाज में सबसे ज़्यादा मालदार यही लोग थे, जिसे हम नोबिलिटी बोलते हैं, जिसे राजा महाराजा बोलते हैं, ठीक है, इनके खुद के अपने घर थे, ठीक है, ये सोशल रूप से भी पॉलिटिकल रूप में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक। इनकी फैमिली क्या करती थी, जो शादी करती थी वो अपने मतलब इसमें ही एस्ट्रोगेट में ही शादी करते थे। और ये नॉर्मल सी बात है, ये फ्रांस भाषा बोला करते थे, फ्रांस भाषा को एक अच्छी लैंग्वेज मानते थे एस्ट्रोगेट्स के लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, रईस वाली लैंग्वेज मानते थे कि ये लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, एरिस्टोक्रेट्स में बेटा कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज देखने को मिलती है फ्रांस के अंदर, ठीक है। और क्या होता है बेटा, ये यूनाइटेड बाय कॉमन ऑफ वे ऑफ लाइफ, ये सामान्य से एक जैसी जिंदगी जिया करते थे। जबकि हम दूसरी बात करें पीजेंट्स के बारे में, तो पीजेंट्स का मीनिंग होता है बेटा फार्मर। क्या होता है बेटा पीजेंट का मतलब, फार्मर। फार्मर क्या होता है बेटा, जो खेती करते हैं उनको फार्मर कहते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या था फार्मर की हम बात करें, तो ये नॉर्मल सी बात है, बहुत गरीब लोग थे समाज के अंदर, उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी फार्मर के पास में। और ये, अगर हम बात करें जनसंख्या के मामले में, तो बेटा इनकी मेजोरिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जनसंख्या तो बहुत थी इनकी, लेकिन ये वेल्दी नहीं थे, मतलब इनके पास कोई पैसा नहीं था, जिस वजह से ये बहुत गरीब थे और उनके पास कोई भी सोशल पावर नहीं थी, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, एक एस्टोकेट और पीजेंट्स के बीच में एक क्लास उभर के आती है, उस क्लास का नाम क्या है बेटा, मिडिल क्लास। बेटा मिडिल क्लास क्या होती है, बेटा मिडिल क्लास होती है जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो 18th सेंचुरी के हाफ में क्या होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसमें एक वर्किंग क्लास उभर के आती है, जिसका नाम था बेटा क्या, मिडिल क्लास। अब बेटा मिडिल क्लास के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास क्या थे, बेटा मिडिल क्लास ना तो गरीब थे और ना ही बहुत मालदार थे जैसे एरिस्टोक्रेट्स लोग थे। बेटा एरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं राजा महाराजाओं को,
ठीक है। अब मिडिल क्लास के लोगों की पहचान क्या थी? ये पढ़े लिखे लोग थे, मतलब एजुकेशन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, और उनके पास पैसा भी था। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास बेटा कौन कौन होते हैं मिडिल क्लास में? जैसे बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी खुद की इंडस्ट्री खुली हुई है, या डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इन सभी लोगों को हमने क्या कहा? मिडिल क्लास कहा। ये यूरोप के अंदर एक क्लास वर्ग आती है। अब बेटा मिडिल क्लास की सोच क्या थी? ये जो चाहते थे वो लिबरलिज्म चाहते थे। वो ये चाहते थे, पहले बताते हैं बेटा लिबरल कब नहीं क्या होता है। बेटा लिबरल कब नहीं होता है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका नहीं होता फ्री। अब इन्होंने देखा मिडिल क्लास के लोगों ने कि जो फ्रांस है उसके में बहुत ज़्यादा फायदे और ऑस्टोक्रेसी को मिलते हैं, क्योंकि बर्थ के बेसिस पे ना बहुत ज़्यादा फायदे हैं। फ्रांस में क्या था, जो राजा है, राजा का बेटा वही बनता रहेगा, मतलब आगे फ्यूचर तक। तो ये मिडिल क्लास के लोगों की सोच ये थी, जो ऑटोक्रेसी है वो ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है। और जो ऑटोक्रेसी में जो राजा हैं और जो चर्च के लोग हैं, उनको जो बर्थ के बेसिस पे जो बेटा प्रिविलेज मिले हैं, बेनिफिट्स मिले हैं, बेटा प्रिविलेज जैसे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है, वो मजदूरी से करवाते हैं जबरदस्ती, तो इन सबको खत्म करना चाह रहे थे, इन्होंने खत्म करने के लिए कहा। दूसरा ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसमें एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जिसमें सभी के लोग क्या हो, प्रेसिडेंट हो। ठीक है। और ये चाहते थे कि ऐसा एक गवर्नमेंट बने जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लेकिन जिसमें गवर्नमेंट किस हिसाब से होना चाहिए? वोटिंग पावर से है, जिन 18 प्लस में जो भी पर्सन है। लेकिन ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो सिर्फ मैन विद प्रॉपर्टी हो। बेटा मैन विद प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि जिनके पास जायदाद है, खुद की प्रॉपर्टी है। ये किसको इग्नोर करा बेटा इन्होंने? वुमेन्स को पार्टिसिपेट नहीं करा। दूसरा, उन लोगों को शामिल नहीं करा जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, जिस वजह से बेटा ये क्या होता है, लिबरलिज्म से वहां पर कमजोर पड़ जाता है। आगे देखते हैं बेटा, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। अब इन्होंने देखा कि बेटा जो बहुत सारे टैक्सेस देना पड़ते थे ट्रेडर्स को। अगर हम बात करें हमबर्ग से नंबर तक की, तो इन दो के बीच में जो व्यापारी थे उनको 5-5% के हिसाब से बेटा 11 बार टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा था, जिससे व्यापार करने में परेशानी होती थी। तो 1833 में क्या हुआ, जो व्यापारी थे वो कस्टम बेटा क्या कहते थे, कस्टम बैरियर से गुजरते थे, जिसमें 11 बार वो टैक्स पे किया करते थे। कितनी बार बेटा? 11 बार। और वो भी कितने परसेंट थी बेटा? 5%, 5% टैक्स देना पड़ता था उन्हें। कितनी बार बेटा? 11 बार, जो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, चीज़ें जिस वजह से महंगी होती थी। ठीक है, दिक्कत होती थी बेटा मर्चेंट्स को। अब क्या हुआ, यूरोप में हमने देखा कि निब्सन इन्होंने देखा कि यूरोप में क्या होता था बेटा, 30 तरह की, कितनी तरह की बेटा? 30 तरह की करेंसी यूज होती थी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा थी। उन्होंने क्या करा, इसको क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी बिजनेस करने में यूरोप में, अब उन 30 को खत्म करके दो तरह की करेंसी यूज कर दी। ठीक है, तो ये परेशानी होती थी। अब हुआ क्या बेटा, 1834 में एक कस्टम यूनियन बना, जिसका नाम क्या पड़ा बेटा? जुवेलियन। ठीक है, एक कस्टम यूनियन बनाया, जुलवेरियन। अब जुलवेरियन में क्या था, जो यूनियन थी वो टेरी की, मतलब जो हर जगह 11 बेटा 5% टैक्स देना पड़ता था, वो खत्म कर दिया गया। 11 बार था ना वो, 11 बार 5-5%, उसको खत्म कर दिया। एक यूनियन बनाई जिसमें एबलिस्ट कर दिया टैरिफ बैरियर्स को। दूसरा बेटा क्या था, जो 30 तरह की करेंसी यूज होती थी पूरे यूरोप में, उस 30 करेंसी को खत्म करके कितनी करेंसी यूज करी बेटा? दो तरह की। ठीक है, जिससे आसानी हो व्यापार करने में। दूसरा क्या हुआ बेटा, अगर हम बात करें यूरोप के अंदर, तो रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया, जिससे व्यापार क्या हुआ और ज़्यादा बढ़ सके। मतलब रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने से क्या हुआ, आसान हो गया अपने बेसिस को एक्सटेंड करने में। अब हुआ क्या, इट वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव प्रोशिया। अब बेटा ये किसका वजह से हुआ? प्रोशिया की वजह से। ठीक है, जो एक जर्मन के प्रोशिया के स्टेट के द्वारा बनाया गया। जुवेलियन फॉर्मेशन लिबरल स्टेट सिग्निफिकेंटली। आगे देखते हैं बेटा इसमें, अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। अब बेटा कंजर्वेटिज्म क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ कंजर्वेटिज्म कहते किसे हैं। बेटा कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव उन लोगों को कहते हैं जो पुरानी सोच रखते हैं, जो पुरानी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं। ये जिससे वर्ड बनता है कंजर्वेटिज्म। अब बेटा क्या होता है, 1815 से पहले तक हमने देखा कि नेपोलियन था। अब नेपोलियन के
क्या होता है कि नेपोलियन से 4 देश लड़ते हैं, कौन? प्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया। ये 4 देश किससे लड़ते हैं बेटा? इससे, नेपोलियन से, और नेपोलियन को हरा देते हैं। अब जब नेपोलियन वहां से हरा देते हैं, नेपोलियन हार जाता है फ्रांस से, तो बेटा ये 4 कंट्री फ्रांस में दोबारा क्या ले आता है? कंजर्वेटिव, मतलब जो पहले नेपोलियन से पहले राजा महाराजा का जो सिस्टम था वो तो दोबारा वापस ले आते हैं। ठीक है। अब होता क्या था कंजर्वेटिव में? वे क्या चाहते हैं कंजर्वेटिव? वो कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे, फ्रांस के अंदर कोई बदलाव हो। ठीक है। ये क्या थे? ये अपोज थे द एंड ऑफ मोनार्ची। ये दोबारा से क्या ले आते हैं बेटा? मोनार्की सिस्टम ले आते हैं। ठीक है। अब नेपोलियन के जो बदलाव थे, जो नेपोलियन ने बदलाव करे थे फ्रांस के अंदर, वो सब इसको दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है। पढ़ते हैं पहला। पहला क्या करते हैं? ये 4 देश हैं, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, ये क्या करते हैं बेटा? फ्रांस में मोनार्की दोबारा वापस ले आते हैं। जहाँ पे ये रिस्टोर द पावर चर्च, क्योंकि चर्च की पावर खत्म हो गई थी, दोबारा चर्च की पावर वापस ले आते हैं। ठीक है। जैसा हम क्लर्जी बोलते हैं, दोबारा से सोशल हायर लेते हैं। बेटा फ्रांस के अंदर 3 स्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड पर्सन, अदर पर्सन। तो सोशल मतलब दो जो ग्रुप थे, नोबिलिटी और क्लर्जी, क्लर्जी नोबिलिटी, उनकी पावर वापस आ जाती है फ्रांस के अंदर, और ये ऑटोक्रेसी ले आते हैं। ऑटोक्रेसी का मीनिंग होता है बेटा राजा। ठीक है, किंग, मोनार्ची दोबारा वापस आ जाता है। और ये क्या कहते थे? एडोप्टेड द सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है बेटा? कि कोई भी अगर कोई खबर छपेगी फ्रांस के अंदर, वो बिना राजा महाराजा के परमिशन के बिना नहीं छपेगी। तो ये सब बदलाव आ जाता है बेटा फ्रांस के अंदर। अब क्या होता है बेटा? 1815 के बाद कंजर्वेटिव क्या करते हैं? एक ट्रीटी ऑफ वीना करते हैं। ट्रीटी ऑफ वीना क्या करते हैं? जैसे प्रोशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, एक ट्रीटी, मतलब चारों मिलकर एक ट्रीटी ऑफ वीना साइन करते हैं। जिससे बेटा कौन होस्ट कर रहा था? ऑस्ट्रेलियन चांसलर होस्ट कर रहे थे, जिसका नाम है ड्यूक मैट्रिनिक। अभी क्या करते हैं बेटा? इस ट्रीटी ऑफ वीना में जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, मतलब फ्रांस के अंदर पहले जो डायनेस्टी चलती थी, बॉर्बन डायनेस्टी, वो दोबारा से फ्रांस में आ जाती है पावर में। ठीक है। जो खत्म हो गई थी, किसने खत्म करी थी बेटा? नेपोलियन ने, वो दोबारा से वापस आ जाती है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है बेटा? अ सीरीज स्टेप व सेट ऑफ फ्रांस बॉर्डर। अब फ्रांस की जो स्टेट है उसको लिमिट कर देते हैं, मतलब फ्रांस अपना आप को एक्सटेंड ना करे, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ा ना पाए। तो बेटा ये चारों देश क्या करते हैं? उसको फ्यूचर एक्सपेंशन को रोक देते हैं, बॉर्डर बना बना के, मतलब फ्रांस का घेर लेते हैं, मतलब आसपास जितने भी देश हैं वो अपनी बॉर्डर को न क्रॉस करें फ्रांस। दूसरा क्या करता है बेटा? ये चारों देश प्रूशिया को दे देते हैं एक टेरिटरीज, इंपॉर्टेंट टेरिटरी, जो वेस्टर्न बॉर्डर होता है, प्रूशिया को वेस्टर्न बॉर्डर दे दिया जाता है फ्रांस का। ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थन इटली दे दिया जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रिया को बेटा क्या दिया जाता है? कंट्रोल कर दिया जाता है नॉर्थन इटली का। रशिया को पोलैंड दे दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रशिया का ही पार्ट था पहले पोलैंड भी। जर्मन कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है बेटा 39 स्टेट का, क्योंकि जर्मन सेटअप कर, जो कि बेटा नेपोलियन ने खत्म कर दिया था, इसको दोबारा वापस ले आ दिया जाता है। तो ये सारे बदलाव आते हैं, कौन बेटा? ये चारों कंट्री। कंजर्वेटिव आने के बाद क्या होता है बेटा? फ्रांस के लोग खुश नहीं थे, बहुत दुखी थे। अब लोग क्या करते हैं? सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। लोग क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि वो पुराने सिस्टम, क्योंकि जो उन्होंने नेपोलियन के आने के बाद देखा था चेंज, वो बदलाव, और नेपोलियन से पहले जो बदलाव थे, राजा जब राजा नहीं थे तो बहुत खुश लोग थे। ठीक है। अब राजा आ जाता है, कंजर्वेटिव जब आ जाता है तो लोग खुश नहीं होते हैं फ्रांस के लोग। तो वो क्या करते हैं? 1815 की बात करें हम, तो फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो आज़ादी चाहते हैं बेटा, वो क्या हो जाता है? अंडरग्राउंड हो जाते हैं। 1815 की बात करें तो अब क्या होता है बेटा? जो रिवोल्यूशनरीज हैं, हम देखेंगे यूरोप के अंदर बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे। वो क्या करते हैं बेटा? एक सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सीक्रेट ग्रुप, ताकि वो फ्रांस को आज़ाद कैसे कर पाएंगे, इस वजह से वे ग्रुप बनाते हैं आज़ादी के लिए। दे वर अनेबल टू एक्ट ओपनली बिकॉज कंजर्वेटिव इन द पास्ट। क्यों वे सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं और वो क्या करते हैं? ओपनली नहीं आते, क्योंकि फ्रांस के अंदर क्या था बेटा? पावर में कौन थे? कंजर्वेटिव, मतलब राजा महाराजा के पास ज़्यादा पावर थी। और वो क्या कर सकते थे बेटा? इन लोगों को जेल में डाल सकते थे। इस वजह से वे क्या करते हैं? छिपे हुए कुछ प्लानिंग करते हैं कि राजा को कैसे हटाया जाए। ठीक है। अब वो प्लानिंग क्या करते हैं?
कि राजा को फ्रांस से मतलब यूरोप से कैसे ख़त्म किया जाए, ऑटोक्रेटिक रूल को कैसे ख़त्म किया जाए, मतलब मोनार्की सिस्टम पूरे यूरोप से कैसे ख़त्म किया जाए और ऑटोक्रेटिक रूल को कैसे ख़त्म किया जाए, ये सब ग्रुप बनाते हैं। अब बात करते हैं बेटा रिवोल्यूशनरीज की। तो इसमें हमने देखा कि एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था इस ग्रुप में, जिसका नाम है गियुसेप्पे मज़ीनी। अब ये बेटा पैदा हुआ था जिनोवा में 1807 में। इसने क्या करा बेटा, एक अंडरग्राउंड एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सलीज। बेटा इसने दो पार्टी बनाई, दो ग्रुप बनाए थे, यंग इटली इन मर्सलीज के नाम से, दूसरा क्या था यंग यूरोप इन बर्न। इसने दो बेटा ग्रुप बनाए थे, दो पार्टी बनाई थी, ठीक है, देश को क्या करने के लिए, मोनार्की सिस्टम को खत्म करने के लिए। इसमें क्या था बेटा, एक 24 साल का एक आदमी था, 24 साल का एक यंग मैन था, ठीक है, एज ए मैन ये 24 साल का था। ही वॉज सेंट इनटू द एग्जाइल इन 31 बेटा एम्प्टी द रिवोल्यूशन। इससे क्या हुआ बेटा, इसे मतलब इसने क्या हुआ, इसे जेल के अंदर डाल दिया था 1831 में। ही इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसने कहा था बेटा, ड्यूक मैटिक ने, क्योंकि वो कह रहा था कि हमारा जो सोशल एनिमी है ये हमारा कौन, जोसेफ मसीनी। अब होता क्या है बेटा, इसके बाद हम देखते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रांस मतलब यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर 1830 से लेकर 1848 तक रिवोल्यूशन चलते हैं, जिसमें एक रिवोल्यूशन का नाम है जुलाई रिवोल्यूशन। बेटा जुलाई रिवोल्यूशन क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जुलाई रिवोल्यूशन में बेटा क्या होता है कि फ्रांस के अंदर हमने देखा कि फ्रांस को 1813 में जो फ्रांस का जो राजा था उससे ऐसा लग रहा था कि फ्रांस में लोग ज़्यादा मतलब पावर मार रहे हैं, तो क्या करता है, अपने हिल टू प्लेस वो छोड़ देता है। बॉर्बन ने रिस्टोर द पावर टू कंजर्वेटिव वन नाउ थ्रू लिबरल कंजर्वेशनिस्ट। व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। उसका ये कहना था कि जब फ्रांस जो है छींकता है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। ये कौन कहता है बेटा, ड्यूक मैट्रिक। अब क्या होता है, लिबरल जो रिवोल्यूशन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सिस्टम जाते हैं, लेड बाय लुइस फिलिपी, फिलिपी के द्वारा, ठीक है। अब हमने देखा इसके बाद एक बेटा जुलाई रिवोल्यूशन के बाद है एक बेल्जियम रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन हुए। अब बेल्जियम रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, बेल्जियम में कैसा रिवोल्यूशन आया। तो हमने देखा बेल्जियम जो था पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का एक पार्ट था। बेल्जियम कोई पहले एक कंट्री नहीं था, तो पहले किसका पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है बेटा, हम देखते हैं कि जो ग्रीस है वो भी एक बेटा क्या था, ग्रीस भी एक बेटा क्या बना, अपना आपको एक कंट्री कैसे घोषित करा, वो भी पहले क्या था, ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था। तो ग्रीस के लोग भी क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, तो ताकि वो क्या बने, एक देश बना सकें। तो ग्रीस भी क्या होता है बेटा, आज़ाद हो जाता है किससे, ऑटोमन एम्पायर से। कैसे कैसे करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ग्रीस वाले जो नेशन की लिस्ट थे वो किसके साथ मिल जाते हैं, यूरोपियन के लोगों के साथ में, जिससे क्या वो चाहते हैं कि हमारा देश भी आज़ाद हो, और वो आज़ाद हो जाते हैं ऑटोमन एम्पायर से। तो ग्रीस भी क्या बन जाता है, देश बन जाता है, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, बेटा ग्रीस कब आज़ाद हुआ था, 1832 में इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एज ऑफ रिलेशन 1830 से 1840 में और क्या हुआ बेटा, लॉर्ड बायरन था, वो कौन था बेटा, एक इंग्लिश का लेखक, पोइट, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग इंग्लिश ही फॉट फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस। वो चाहता था कि हमें क्या करना है, ग्रीक को इंडिपेंडेंस दिलाना है, ठीक है। कैसे दिलाना है बेटा, वो चाहता कि हम केवल लड़ाई से नहीं, हमें भावनाओं पैदा करना पड़ेंगी लोगों अंदर, तभी क्या होगा बेटा, वो तभी हम क्या कर सकते हैं, देश को आज़ाद कर सकते हैं। ही ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर डाइड इन फेब्रुअरी 1834। बेटा क्या होता है, लड़ाई में उसकी 1824 में डेथ हो जाती है। बेटा हमने देखा कि जो देश आज़ाद हुए खाली लड़ाई झगड़े से नहीं, वो रोमांटिज्म से भी हुए। रोमांटिक बेटा क्या होता है, वो मत समझना जो आप समझ रहे हो, रोमांटिक मतलब रोमांटिक फीलिंग आ रही है, प्यार वाली भावना। बेटा रोमांटिक का मीनिंग वो नहीं होता, बेटा रोमांटिक का मीनिंग यहाँ पर यह है कि लोग अपने देश को
मतलब आज़ादी के लिए लोग क्या क्या करते हैं, लोग भावना कैसे पहुँचाते हैं अपने देशवासी के लोगों के अंदर। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है, कल्चरल मूवमेंट होता है टू डेवलप द पार्टिकुलर फॉर्म नेशनल सेंटिमेंट। जागृत किया जाता है, मतलब कैसे, एक कपड़े के रूप में आर्ट एंड पोइट्री स्टोरीज। कुछ लोग क्या करते हैं, आर्ट बनाते हैं, कला बनाते हैं, पोइट्री करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, म्यूजिक गाते हैं, ताकि लोग क्या जागृत हो सकें, लोग अंदर देश की भावनाएं पैदा हो सकें। ठीक है, लोग अपने देश को प्यार करें। अब बेटा रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें तो कैसे कैसे हुआ बेटा, लोगों ने कहानी सुनाई, पोइट्री हुई, डांस करे लोगों ने। ठीक है, तो ये कौन था बेटा, ये थे जॉन गॉटफ्राइड, जिन्होंने पहले ही क्या करा, रोमांटिज्म से ले गए। द ट्रू कल्चर, इनका ये कहना था जो असली जो कल्चर है वो तभी लाया जा सकता है लोगों के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मतलब इसकी भावना तभी पैदा कर सकते हैं जब लोगों के अंदर ये चीज ला सकें। अब बेटा देखिए, नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म बेटा आज़ाद करना कैसे है, हमें केवल लड़ाई से ही आज़ाद नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज पे भी देना पड़ेगा ध्यान। ठीक है, हमें कॉमन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगी, कल्चर एक जैसा लाना पड़ेगा, ड्रेस एक्सपेंशन। ठीक है, ये सब क्या है हमारा बेटा, नेशनलिज्म है। अब बैठते हैं देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं। हम बात करते हैं पोलैंड के लोग, तो पोलैंड के जो लोग हैं वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं। अब पोलैंड के अंदर जो नेशनलिज्म की लोग भावना जागृत करते हैं, अब होता क्या है, पोलैंड के लोग रशिया से क्या करते हैं बेटा, रशिया की आर्मी से लड़ते हैं, और रशिया वाला क्या करता है, जबरदस्ती अपनी लैंग्वेज घोषित करते हैं पोलैंड के ऊपर, रशियन लैंग्वेज। तो बेटा हमने ये देखा 18 सेंचुरी के अंदर, मिड 18 सेंचुरी, एंड ऑफ द मिड 18 सेंचुरी में, तो पोलैंड के अंदर जो लोग थे वो नेशनल की भावना तो थी, लेकिन बेटा वो जीत नहीं पाते थे रशिया से, क्योंकि वो पावरफुल कंट्री था रशिया। रशिया क्या करता है, अपनी एक लैंग्वेज थोप देता है पोलैंड के ऊपर, जो रशियन लैंग्वेज होती है। ठीक है, जबकि पोलैंड लोग चाहते हैं कि हमें पॉलिश लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है पोलैंड के अंदर, जो नहीं हो पाता। तो 1831 में क्या होता है, एक रेबेलियन होता है अगेंस्ट द रशियन, जिसमें क्या होता है बेटा, रशिया जीत जाता है। बेटा हमने देखा खाली लड़ाई करने से ही देश इंडियन नेशनलिज्म नहीं आता, लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा पार्ट है किसका, बेटा नेशनलिज्म का। ठीक है, अब नेशनलिज्म में हमने ये देखा बेटा, रोमांटिक आर्ट्स थे, लिटरेचर है, विजुअल आर्ट्स है, लोगों ने बहुत सारे जो मतलब अपने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी चीज़ यूज़ करी, लिटरेचर यूज़ करा, विजुअल आर्ट मतलब मतलब कला बना के दिखाए लोगों को, गाना से लोगों को इंस्पायर करा ताकि लोगों के अंदर क्या हो जाए, नेशनल की भावना पैदा हो जाए। ठीक है, लोगों ने यूरोप के अंदर सब करा और ये सक्सेसफुल भी हुआ। अब हम देखते हैं बेटा, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है हंगर, हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, मतलब अलग अलग तरह के रिवॉल्ट। अब हम बात करते हैं बेटा 1830s की। तो 1830s में क्या होता है बेटा, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप होती है। ठीक है, पूरे यूरोप में बेटा एक एक्सपीरियंस किया जाता है ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। अब बेटा ये क्या होता है, बेटा होता क्या है कि यूरोप की बात करें तो यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, पॉपुलेशन क्या होती, इंक्रीज हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मतलब लोग जितने थे उनको सभी को रोजगार नहीं मिल पाया। अब जब रोजगार नहीं मिल पाया तो बेरोजगार हो गए लोग। अब लोग क्या करने लगे, जो गांव के लोग थे वो कहाँ पर चले गए, और कारोबार की मतलब रोजगार के लिए वो कहाँ चले गए, शहर में चले गए, शहर में बस गए। अब बेटा शहर की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा हो गई। ठीक है, क्योंकि अब हुआ क्या, दूसरी चीज ये भी थी बेटा, कोई फसल खराब मतलब अच्छी नहीं हो पाई भाई। तो ये हमें सिचुएशन देखने को मिली कहाँ पर बेटा, यूरोप के अंदर। अब जिस वजह से क्या हुआ, तो 1848 में, ठीक है, पेरिस की जो स्टेट है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। The year 1840 was the such year where the population of Paris to the street, बहुत ज़्यादा शहरों में क्या हो गई, बेटा क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि गांव से लोग कहाँ चले गए, बेटा शहरों में जा चुके थे। ठीक है, लुइस फिलिपी क्या करा था, जो राजा था बेटा वहाँ का, अब उसने क्या कहा, नेशनल असेंबली प्रिक्लेम फ्रांस एज ए रिपब्लिक। बेटा उसने कहा कि लुइस फिलिपी ने कि नेशनल असेंबली को क्या करना है, नेशनल असेंबली बनानी है,
जिसमें लुईस फेवर ने कहा कि हमें एक ऐसा राष्ट्र बनाना है, ठीक है, रिपब्लिक बनाना है फ्रांस को। हमें क्या करना है कि इसने ये कहा कि जितने भी मेल्स हैं, मतलब जो भी जेंट्स हैं 21 साल के ऊपर, उनको वोटिंग राइट दे दिया, ठीक है। और सभी को उसने कहा कि सभी को काम मिलेगा फ्रांस के अंदर। तो ये सब उसने घोषणा करी थी। अब होता क्या है बेटा, दिक्कत क्या थी। हम बात करते हैं सिलेशिया रिवॉल्ट ऑफ 1849 45। तो सिलेशिया हमने देखा कि यूरोप के अंदर बहुत जगह रिवॉल्ट चल रहे थे, जिसमें से एक रिवॉल्ट था सिलेशिया 1845। बेटा सिलेशिया एक जगह है यूरोप के अंदर। अब सिलेशिया में क्या प्रॉब्लम थी, जो वर्कर वीवर्स थे, वीवर्स बेटा कौन होते हैं, कपड़ा बुनने वाले, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब रिवोल्ट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के भी, कॉन्ट्रैक्टर के रिवोल्ट कर देते हैं खिलाफ। क्या खिलाफ करते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वीवर्स का पेमेंट नहीं करता, जो पहले से बहुत कम कर देता है, मतलब कम पेमेंट करता है। तो वे क्या करते हैं, फेस इकोनॉमिक हार्डशिप होती। अब वो दूसरी पहली बात तो बहुत गरीब थे। अब इससे रिवॉल्ट में क्या होता है बेटा, 11 जो वीवर्स हैं उनको मार दिया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी जो वो चीज़ बना रहे थे उनकी प्राइस कम कर दी थी। अब हुआ क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो गांव में जाके छिप जाता है इन सब बचने के लिए। तो गांव वाले क्या करते हैं, इन्हें भगा देते हैं रिवो कॉन्ट्रैक्टर्स को। फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जो एक आर्मी की सहायता लेता है, जिन वजह से आर्मी वाले क्या करते हैं, इन व्यूवर्स को मार डालते हैं। 11 मार देते हैं 11 व्यूवर्स को। तो हमने देखा कुछ रिवोल्ट में यूरोप के अंदर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। हालांकि लोगों ने रिवोल्ट तो किया, लेकिन वो क्या होता है, कुछ अनसक्सेसफुल हो गए, जिसमें एक था सिलेशिया रिवोल्ट 1845। द वीवर्स स्टॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर्स हाउस, कॉन्ट्रैक्टर के हाउस पे हमला कर देते हैं, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन लूजिंग दैम, उसको लूट लेते हैं, घर में जो भी चीज़ होती है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था बेटा, आर्मी बुला लेता है। आर्मी क्या करता है, उन आर्मी जब वो 11 आर्मी बुला लेता है अपने पास, तो आर्मी वाले क्या करते हैं, 11 व्यूवर्स को मार डालते हैं, ठीक है। तो हमने ये पाया जो सिलेशिया रिवॉल्ट तो हुआ था 1845 में, लेकिन ये क्या रहा, अनसक्सेसफुल हुआ। अब होता क्या है, सिलेशिया रिवॉल्ट 1845 के बाद आई डिस्क्राइब दिस इवेंट। तो विलियम वॉल्फ ने ये डिस्क्राइब करा इवेंट को, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें 1848 की, तो जो रिवोल्यूशन था वो लिबरल्स के रूप में कैसे हुआ। अब लिबरल्स कौन थे बेटा, वे लोग जो चाहते थे कि देश में मोनार्की सिस्टम ना हो। तो इसमें कौन से शामिल थे लिबरल्स में, मिडिल क्लास लोग। वे चाहते थे कि जो एक ऐसा स्टेट बने, नेशन स्टेट, जिसमें कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज हो, ठीक है। नेशन स्टेट की बनाया था इन्होंने, मिडिल क्लास के लोगों ने। डिमांड क्या थी इन्होंने पार्लियामेंट की, वो चाह रहे थे कि एक पार्लियामेंट बने देश के अंदर, जो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो। कौन डिमांड करते बेटा, मिडिल क्लास के लोग। जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी अपनी बातें लिख सकता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो। ये सब मिडिल क्लास के क्या थी बेटा, रिवोल्यूशन था, कि देश के अंदर ये चीज़ें लाना चाह रहे थे। बेटा एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है, बेटा एसोसिएशन का मीनिंग होता है कि अपनी अपनी पार्टी बनाना, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये क्या करते हैं, जर्मन रीजन के अंदर, जर्मन रीजन के अंदर बात करें हम, तो जितने भी जर्मन के लोग थे, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में क्या होता है बेटा, जब नेशनल असेंबली बनती है तो उसमें 831 मेंबर चुने जाते हैं, ठीक है। बेटा कब की बात है, 18 मई 48 की बात है ये। अब जब वो 831 मेंबर चुने जाते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनता है बेटा इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बनता है जर्मन में, जर्मन में बेटा बनता है फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट बेटा एक चर्च है जर्मन के अंदर, जो कि बाद में एक पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। वहीं पार्लियामेंट बना दी जाती है चर्च के अंदर, ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है बेटा, चर्च सेंट पॉल के नाम से था ये पहले, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना दी इसमें, ठीक है। क्योंकि जर्मन के अंदर कोई भी पार्लियामेंट नहीं थी, तो लोग क्या करते हैं, जर्मन के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वही सेंट पॉल चर्च को पार्लियामेंट बना देते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर बेटा, जो पेजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, आर्टिसंस हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इग्नोर देयर डिमांड, उनकी डिमांड को कोई इग्नोर नहीं करते, जिससे ऐसे ही क्या होता है, सपोर्ट टू ड्रॉप एंड मूवमेंट टू स्लो। तो जो मिडिल क्लास के जो लोगों को
बेटा लिबरलिज्म था वो थोड़ा स्लो पड़ जाता है। अब होता क्या है इसके बाद हम देखते हैं, अभी चाहते हैं जो लिबरलिज्म के जो लोग हैं, जो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्मन के अंदर, अब वो क्या करते हैं बेटा, मिडिल क्लास लोग वो कहाँ जाते हैं बेटा, वो जाते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास। ठीक है, कहाँ जाता है बेटा, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास, जो प्रोएशिया का एक राजा था। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसकी पावर कम हो, तो वो क्या करता है अपनी सेना को बुला के इन पर छिखादारी खातिरदारी करवाता है इन मिडिल क्लास से लोगों को, जो डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कहाँ बेटा, जर्मनी में, क्योंकि जर्मन खुद एक स्टेट नहीं था, एक पार्ट था यूरोप के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद बेटा, ये क्यों हार जाते हैं मिडिल क्लास लोग, वो यूं हार जाते हैं क्योंकि ये इनके पास सपोर्ट नहीं था पीजेंट्स का, वर्कर्स का, को निगलेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से ये अगर इनके पास ज़्यादा क्राउड होती तो ये नॉर्मल सी बात है, जो राजा था दूसरे स्टेट का वो हार जाता, मान लेता बात इसकी, लेकिन नहीं, वो नहीं मानता इनकी बातों को, कहता जहाँ से जाओ। अब होता क्या है बेटा इसके बाद, जो मोनार्की रियलाइज्ड होती है, जो मोनार्की जो सिस्टम था बेटा कहाँ पर, यूरोप के अंदर, वो ये देखता है कि जो डिमांड हो रही है रिवोल्यूशन की वो बढ़ती जा रही है, क्यों ना हम भी इन्हें कुछ कंसेशन दे दें। ठीक है, अब वो क्या करते हैं बेटा, कुछ कंसेशन दे देते हैं, मोनार्च जो सिस्टम है, जो राजा है वो कुछ कंसेशन दे रहे हैं इन रिवोल्यूशनरीज को। क्या था कंसेशन में बेटा, सैंडम बॉन्डेड लेबर वर एब्लिस्ड, वो बॉन्डेड लेबर को खत्म कर देते हैं, जो मजदूरी सिस्टम था वहाँ पर वो खत्म कर देते हैं हस्बैंड और डोमिनेंट रेशियो में से। हस्बैंड रूलर ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी दे देता है हंगरीज को 1867 में। बेटा ऑटोनॉमी खुद की, मतलब ऑटोनॉमी को नहीं गया जहाँ खुद अपने डिसीजन ले जा सके। तो जो बेटा राजा थे वो कंसेशन में जो हस्बर्ग रूलर्स है उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी देता है कि अंग्रेज की 1867 में। ठीक है, वो अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम जर्मनी की, जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ। ठीक है, तो जर्मनी की बात करें हम बेटा, तो जर्मन पहले कोई स्टेट नहीं था, तो जर्मन बेटा कोई स्टेट नहीं था, कैसे बना जर्मन, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन जर्मनी कैसा हुआ बेटा, ऑटोमन बिस्मार्क नाम जो था वो प्रोएशिया का क्या था बेटा, चीफ मिनिस्टर था। ठीक है, अब जर्मनी के लोग इसके पास आते हैं, इसके पास सेना थी। अब वो क्या था बेटा, वो जब इसके पास आता है, जब जर्मन के लोग इसके पास आते हैं ऑटोमन बिस्मार्क के पास, इसके खुद के पास बहुत सारी सेना थी, वो क्या करते हैं, इससे लड़ाई करते हैं विलियम फर्स्ट राजे से, जो कि प्रोएशिया का राजा था। अब वो क्या करता है, ऑटोमन बिस्मार्क इस राजा को हरा देता है। अब ये जो स्टेट थे वो प्रोएशिया के कंट्रोल में थे, अब वो किसके हाथ में आते हैं, ऑटोमन बिस्मार्क के बाद, तो जर्मन एक देश बन जाता है। ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क लेड दिस यूनिफिकेशन सपोर्ट बाय द प्रोएशिया आर्मी। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि ऑटोमन बिस्मार्क क्या करता अपनी सेना के साथ में, जो ब्यूरोक्रेसी सेना थी। ठीक है, 7 साल तक लड़ाई करता है किन देशों से बेटा, इन तीनों देशों से, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से लड़ाई करता है, और उन फ्रांस से अपने इस देश को अलग कर देता है जर्मनी को, जिसके बाद क्या होता है बेटा, वो हार जाता है राजा, और जर्मन एक स्टेट बन जाता है। सेम बेटा हम देखते हैं इटली के बारे में, इटली कैसे बना है एक कंट्री, तो इटली का हम देखेंगे, इटली 7 स्टेट में क्या था बेटा, बटा हुआ था। ठीक है, 2 स्टेट में हम देखेंगे, तो 2 स्टेट तो किसके पास है, यूसिफ मजीनी, जो इटली का बेटा एक क्या था, बेटा फिलोसोफर था, वो चाहता था कि इटली भी क्या बने, एक बेटा क्या बने, देश बने। ठीक है, कंट्री बने। तो हमने देखा जो जो ब्लू कलर का है, तो इटली प्रिंसेस हाउस, ये खुद के इटली के घर थे, इटली रहता था। अब क्या कर रहा, बेटा हमें ग्रीन में देखेंगे, सेंट्रल में बेटा कौन था, सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में जो रेड कलर का है इसमें पॉप कंट्रोल में था, ग्रीन कंट्रोल था बेटा स्पेन के, और येलो कलर जो नॉर्थन पार्ट है वो कंट्रोल किसके हाथ में था, ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड पार्ट के। अब बेटा जो इटली के लोग थे वो भी चाहते थे कि हम भी क्या बने, एक नेशन स्टेट बने। अब वो क्या करते हैं बेटा, विक्टर इमोलियस सेकंड जो था सिडिनिया पिडमेंट का, वो क्या करता है, वो यूनिफाइड करता है कैसे इटली के, अलग अलग लड़ाई कर गया। पहले वो क्या करता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है कैवर लेड टू द यूनिफिकेशन मूवमेंट फॉर्मिंग स्टेट के लाइन्स, वो लाइन्स बनाता है फ्रांस के साथ में। ठीक है,
फ्रांस के साथ कहता है, सुझाव देता है कि वो अच्छी अच्छी बातें करता है फ्रांस के साथ, तो वो इससे जीत जाता है, तो फिर वो इसके साथ आ जाता है। फिर नॉर्दर्न के साथ में बेटा जो अलोंग सरदोनी पीटमेंट डिफीट ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलियन को हरा देता है 1859 में। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि बीच में कौन बचा था बेटा, सेंट्रल में पॉप बचा था, पॉप इसकी वजह से डर के भग जाता खुद ही। तो जोसेफिन गाड़ी बल्दी, ठीक है, गाड़ी बल्दी कहता है 1860 के बाद की बात करें, जो लार्ज ग्रुप था आर्ड वॉलंटियर्स बन जाता है बेटा इसका, लेड बाय द यूसुफ गरीबल्दी मार्च्ड इन इनटू साउथ इटली ओवरथ्रो द स्पेनिश रूलर। वो क्या कर देते हैं बेटा, स्पेनिश रूलर को भगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, एक वो सरेंडर कर देता है पॉप, और इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि पूरा ये क्या बन जाता है, ब्लू कलर का ये इडली बन जाता है। ठीक, अब इडली जब बन जाता है तो इडली भी 1861 की बात करें तो इटली का एक राजा होता है, राजा बना दिया जाता है जब इटली एक स्टेट बन जाता है, उसका नाम था विक्टर इमोलियल सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन की। एक हमने केस देखेंगे ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन जो था वो यूनिफिकेशन नहीं हो पाया, सडन अनफील और रिवोल्यूशन बट लॉन्ग डाउन प्रोसेस की वजह से। यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा हमने देखेंगे कि ब्रिटेन में भी बेटा जो ब्रिटेन कैसे बना, तो ब्रिटेन अलग अलग पार्ट में था। पहले जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये ब्रिटेन का एक फ्लैग नजर आ रहा होगा आपको, ये नेशनल एंथम हुआ ब्रिटेन में, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हुई। तो 1888 की बात है, इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की पावर को कम कर दिया। ठीक है, 1707 में क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाई गई जिसमें इंग्लैंड स्कॉटलैंड को कर दिया गया जो ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट थे। इसके बाद क्या था बेटा, हम देखेंगे इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड, आयरलैंड का हुआ जो फर्स्ट बेविल यूनाइटेड किंगडम 1801 में से क्या कर लिया, ले लिया गया वापस। ठीक है, तो 1801 में ये भी इंग्लैंड का पार्ट बन गया। हम बात करेंगे बेटा एलिगोरीज। अब हमने देखेंगे कि एलिगोरीज क्या होते हैं बेटा, 18 विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को लोगों ने कैसे मतलब विजुलाइज करा। जैसे हम देखेंगे भारत की बात करें तो भारत को हम किसके रूप में शो करें, भारत माता के रूप में, कि हम सब क्या कहते हैं, भारत माता है। सेम ऐसे 1819 की बात करें, 1819 सेंचुरी की, तो लोगों ने अपने देशों को विजुलाइज करा, आर्टिस्टों ने विजुलाइज करा देश को, जैसे मैरी के रूप में, और जर्मन को इसके रूप में, जर्मेनिया के रूप में क्या करा, फीमेल फिगर्स के रूप में विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही लोगों ने क्या करा, 19 सेंचुरी की बात करें तो लोग नेशनलिज्म पिक्चर के रूप में करते थे, नेशनल विजुलाइज। बेटा एक है आता है वर्ड इम्पीरियलिज्म। बेटा इम्पीरियलिज्म का मीनिंग क्या होता है, जब कोई बड़ा राष्ट्र ऑक्यूपाइज करता है छोटे छोटे नेशन पर, अपनी बाउंड्री और पावर को एक्सपेंड करता है, उसको इम्पीरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे बाल्कन्स रीजन को भी, तो बहुत सारे रीजन्स हैं यहाँ पर आपको देखेंगे, तो ये क्या करते हैं बेटा, बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर देते हैं। जिसमें अगर हम बाल्कन्स की बात करें, बाल्कन स्टेट की, तो यहाँ पे बर्मानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सब बाल्कन्स थे। ठीक है, वो क्या करते थे बेटा, ये जीलस थे, एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत करते थे, और ये चाहते थे कि जो इनकी टेरिटरीज हैं वो बढ़ा पाएँ, जिस वजह से ये अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने की वजह से, मतलब आगे के देश दूसरे देश पर कब्जा करने की वजह से आपस में नफरतें पैदा हो गई। ठीक है, और इन नफरतों की वजह से क्या हुआ बेटा, एक वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। ठीक है, जो हमने पढ़ा है 9th क्लास चैप्टर में बेटा, एंटी इम्पीरियलिज्म। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो लोग क्या करने लगे, इसके मूवमेंट चलाने लगे, एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट। लोग नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो, बंटवारा हो। ठीक है, लोग चाहते थे खुशहाली ज़िंदगी जिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा।